यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएसई की जो बुक्स है उसका क्लास 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक क्लास मिला है, यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने क्लास 5th की बुक को यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो उस सेशन को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। राइट, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, उसका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर बाय करना चाहते हैं विथ वीडियो लेक्चर्स, यदि आप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली जस्ट ₹500 में आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसमें आपके लाइव डाउट सेशन रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, सभी कुछ चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली है। कंप्लीट 45 डेज का ये आपका कोर्स रहने वाला है। 45 डेज में आपको हर दिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हर एक स्टूडेंट की तैयारी का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये लाइव बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 25 फेब से। ठीक है, 25 फेब से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8770803840 इस पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल इससे रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से यदि आप मैथ्स पेडागोजी के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, तो ओनली जस्ट ₹99 में आप ये पूरा कोर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी रहेगा और साथ ही आपके यहाँ पर क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से बूस्ट हो पाएगी। ओके, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जो हमने सेशन कंप्लीट किया था उसमें हमने कुछ बेसिक परिवार वगैरह के बारे में जाना था, कुछ खेल वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ क्विज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग आज के सेशन में कुछ नई थ्योरी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ क्विज इस तरीके से थी कि एक पीढ़ी से यदि दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि गुण जाते हैं, जैसे कि कल हमने ग्रेगर जॉन मेंडल और हरगोविंद खुराना के बारे में पढ़ा था आनुवंशिकता से रिलेटेड, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है वंशानुगमन। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्विज बन सकता है इससे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगमन कहलाता है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम, एक ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए और दूसरे हमारे भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो गए। ठीक है, और आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर माना जाता है यहाँ पर हेरिडिटी का। राइट, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, या इन सभी से? तो इन सभी से हमें वंशानुगत लक्षणों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन में क्विज स्टार्टिंग में इसीलिए रखी कि कल जो भी हमने पढ़ा वो पूरा आपका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपकी माता जी के पति आपके क्या लगेंगे? यानी ये हम हैं, ठीक है, हमारी माताजी। अब माताजी के जो पति हैं वो आपके क्या लगेंगे? तो ये तो आपके पिताजी हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके फैमिली परिवार चैप्टर से पूछे जाते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा? पिताजी। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ्स में भी बनते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध वाले क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया आपके ताऊ जो है आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? अब यहाँ पर मैं हूँ, राइट। अब मेरे जो ताऊ जी है मतलब मेरे पिताजी के क्या हो गए? वो भाई हो गए। अब मेरी मम्मी, ये इनकी वाइफ, तो ये जो ताऊ जी हैं ये मेरी मम्मी के क्या लगेंगे? तो ये मेरी मम्मी के जेठ जी लगेंगे। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जेठ जी। राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्विज की यदि बात करें, नेक्स्ट क्विज आपसे पूछ रहा है एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता उनके बच्चे, माता पिता उनके बच्चे, नाना नानी, मामा मामी, मौसी बच्चे, और बुआ फूफा माता पिता और उनके बच्चे। हमें पता है एकल परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं और उनके होते हैं अविवाहित से बच्चे। तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है? कौन करता है? दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, उपरोक्त सभी गलती से भी नहीं करके आना है। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता ही पालन पोषण करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माता पिता ही पालन पोषण करते हैं। संयुक्त परिवार में फिर भी आप आंसर करके आ सकते थे उपरोक्त सभी। राइट, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन ऑप्शन हमें कंफ्यूज यहाँ पर कर सकते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक कल ही हम लोगों ने देखा था ग्रेगर जॉन मेंडल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कडाना बांध कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। हमने देखा था कि कडाना बांध डूब क्षेत्र में आ चुका है, उसकी वजह से जितने भी लोग उस एरिया में रहते थे वो पूरा अपना गाँव छोड़ के जा चुके हैं और जिस कॉलोनी में बसे हैं उस कॉलोनी का नाम रखा गया पुनर्वास कॉलोनी। राइट, पूरा थ्योरी डिस्कस किए थे हम लोग। तो कडाना बांध कहाँ पर स्थित है? कडाना बांध हमारा स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक से चीजें पूछी हुई है वन लाइनर फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुख सुविधाएं। ये
वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड है, लेकिन साथ के साथ शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रोजगार चाहिए और सुख सुविधा, ये सारी बेसिक नीड यहाँ पर बन चुकी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है, जो कि हमने देखा था कि गुजरात में काफी प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डूंगरपुर जिले का जो कस्बा है गलियाकोट, वहां पर पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह स्थित है, जो कि डूब क्षेत्र में आती है। तीसरा प्रश्न है, कौन से राज्य में कडाणा बांध बनने से गलियाकोट कस्बा पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में आ गया है। तो कडाणा बांध कहाँ पर स्थित है, ये इस तरीके से घुमाकर पूछा गया है, तो ये स्थित है हमारा गुजरात क्षेत्र में। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कौन कौन से हैं। तो गलियाकोट कस्बे के जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर जो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, जो कडाणा बांध बनने की वजह से अभी यहाँ पर खतरे में आ चुके हैं। शीतला माता का मंदिर कौन से जिले में, तो हमने देखा था डूंगरपुर जिले में स्थित है शीतला माता का मंदिर, जो कि कहीं ना कहीं पूरे डूब क्षेत्र से हमारी ये सारी चीजें जो भी स्लाइड पर आपको दिख रही है 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन सारे के सारे बांध इस डैम से ही कनेक्टेड है। अगला प्रश्न हमसे ब्रेल लिपि का बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। तो 6 बिंदुओं पर ये आधारित है, लुईस ब्रेल के द्वारा इनका आविष्कार किया गया था, लुईस ब्रेल ने आविष्कार किया था। और कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। पहले ये 12 पर था, लेकिन लुईस ब्रेल ने जब इसको देखा तो उन्होंने इसको आसान बनाने के लिए कितने बिंदुओं का बना दिया, 6 बिंदुओं का इसको यहाँ पर निर्मित कर दिया। ब्रेल लिपि लिखने के लिए नुकीली किसका प्रयोग किया जाता है, नुकीली कलम का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की कोई कलम होती है नुकीली सी, और इसको नाम क्या दिया गया, इसका नाम है यहाँ पर स्टाइलिश। नुकीली कलम काम आती है और नुकीली कलम को यहाँ पर बोला जाता है स्टाइलिश। तो इसी से आपका एमसीक्यू कैसे बनेगा, एमसीक्यू कुछ इस तरीके से बनेगा, नुकीली कलम को क्या कहा जाता है, नुकीली कलम को यहाँ पर कहा जाता है स्टाइलिश। राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ऐसे सिचुएशन में करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को हर साल ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है, अवलोकित, लुईस ब्रेल, रोनाल्ड रोस या गैलीलियो। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल लिपि के आविष्कारक यहाँ पर लुईस ब्रेल है। लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, अपने पापा के साथ अपनी लैब में जाते थे, तो वहां पर उनका कोई एक एक्सीडेंट होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं से आकृतियों का निर्माण किया जाता है, तो कितने बिंदुओं से, 6 बिंदुओं पर। सेरेबल पाल्सी क्या है, सेरेबल पाल्सी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क का जो अपने शरीर के अंगों पर कंट्रोल खो देता है मस्तिष्क, और अपने शरीर के अंगों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको पर्यावरण की मदद से या अलग अलग तरीके से व्यायाम की मदद से इस बीमारी को कुछ हद तक, सेरेबल पाल्सी को कम किया जा सकता है। तो एक मशीन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक नहीं है और कोई एक स्थान भी नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की बीमारी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जहां पर मस्तिष्क अपने अंगों पर नियंत्रण खो देता है। अगला कुछ वन लाइनर फॉर्म में चीजें लिखी हुई है, विशेष पर 6 बिंदुओं का समूह होता है, किस पर, स्केल पर या स्टाइलिश पर। तो एक स्केल पर 6 बिंदुओं का समूह होता है और किसके माध्यम से किया जाता है, तो स्टाइलिश के माध्यम से किया जाता है। 2 डिफरेंट थिंग है, ऑप्शन में आपको स्केल भी दिखेगा और स्टाइलिश भी दिखेगा, उपरोक्त दोनों दिखेगा और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो किस पर करते, स्केल पर करते और किसके माध्यम से करते हैं, तो माध्यम हमारा स्टाइलिश यहाँ पर हो जाएगा। के मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है, सेरेबल पाल्सी या टीबी, तो जो सेरेबल पाल्सी यानी कि सीपी होता है, इसका मस्तिष्क, जो मरीज होता है उसका अपने मस्तिष्क का उसके अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। जो व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाते उन्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि के द्वारा। ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, स्पर्श करके पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में छेद करने वाली नुकीली कलम को क्या बोला जाता है, नुकीली कलम को यहाँ पर बोला जाता है स्टाइलिश। राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग साफ सफाई के बारे में देखेंगे। तो एक कदम स्वच्छता की ओर, ये क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखनी है। तो गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरीके से कर लेता था उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारा देश से स्वच्छता अभियान, इस अभियान को कंटिन्यू कर रहा है, चला रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य होना चाहिए, डस्टबिन अवश्य होना चाहिए, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण, जो रिसाइकलिंग के द्वारा उसका निस्तारण यहाँ पर किया जा सके। राइट। अगला पॉइंट है, अगला जो आता है हमारा संकल्प क्या है कि स्वच्छ भारत हमें यहाँ पर करना है। अगला पॉइंट है आओ खेल खेले। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है गेम्स से रिलेटेड कुछ चीजें, खेल से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। राइट।
चलिए अब अलग अलग खेलों की हम लोग यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के अलग अलग तरीकों से खेल खेले जाते हैं। ये पर्टिकुलर हम लोग थोड़ा सा भी इस स्लाइड में राजस्थान की बात कर लेते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी, बहुत सारे गेम, इवन सारे ही गेम हम लोगों ने खेल रखे हैं। मारदड़ी भी बहुत खेला है, सितोलिया भी खेला है, गिल्ली डंडा तो अभी भी खेलते ही हैं, लुका छिपी भी हम लोग खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी भी खेलते हैं। ये सारे पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ खेले जाते हैं। इसमें पर्टिकुलर ऐसे हमें लाइक क्रिकेट बैट के लिए हमें बैट की आवश्यकता होती है, इससे कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली आप इसको खेल सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चरभर खेल सकते हैं, मतलब वो इंडोर गेम्स की बात हो रही है। चौपड़ खेला जाता है, सी बकरी खेला जाता है, अष्टाचंगा खेला जाता है। ये सारे गर्मी के समय में खेले जाने वाले खेल है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, लाइक मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया खेला जाता है, वागड़ खेला जाता है, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे गेम्स की यहाँ पर बात कर ली गई है जो राजस्थान में खेले जाते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कुछ ऐसी चीजें कि लाइक बिलियर्ड्स गेम हो गया, शतरंज हो गया, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, तीरंदाजी हो गया, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पर पूछेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारत के, उनकी बात यहाँ पर 1 बाय 1 करके करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में कौन कौन प्रसिद्ध है? पुलेला, गोपीचंद, गायत्री पुलेला, साइना नेहवाल, सौरभ वर्मा और पीवी सिंधु। ये 5 ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जिनके बिना बैडमिंटन को आप देख नहीं सकते, या फिर मतलब इनका बहुत ही नाम यहाँ पर प्रसिद्ध है। कौन कौन है वो? गोपीचंद पुलेला, गायत्री पुलेला, साइना नेहवाल, सौरभ वर्मा और पीवी सिंधु। बिलियर्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो इसमें पंकज आडवाणी, बी भास्कर और गीत सेठी, ये तीनों काफी प्रसिद्ध है और काफी इन्होंने भारत के लिए अवार्ड वगैरह सम्मान भी जीते। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन की बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी, तेजेंद्र सिंह का नाम, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, कर्णम मल्लेश्वरी, तेजेंद्र सिंह। मुक्केबाजी की बात करें, हिमांशु शर्मा, सुमित सागवान, निखात जरीन, विजेंद्र सिंह और माइक टाइसन जो है ये मुक्केबाजी में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कुश्ती रेसलिंग की यदि बात की जाए, साक्षी मलिक, भजन पुनिया, विनोद कुमार, ओम प्रकाश और सुशील कुमार जो है कुश्ती रेसलिंग में यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें निशानेबाजी की, मनु भाकर, वन ऑफ द फेमस, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अखिल शोरान, मेहुली घोषी, दीपक कुमार, ओम प्रकाश मितवाल और जीतू राय जो है निशानेबाजी में यहाँ पर प्रसिद्ध है। बस आप एक बार थोड़े से नाम इसके देख लीजिए, कभी ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी में अपना भारत का नाम रोशन किया है। ऑप्शन में आपका अभिनव बिंद्रा आ जाएगा और उधर 3 ऑप्शन आपके अलग हो जाएंगे, लाइक पीवी सिंधु हो गए, पुलेला, गोपीचंद हो गया। तो फिर आप वहां पर आसानी से टिक कर पाओगे कि ये हमारे बैडमिंटन से, निशानेबाजी से ये वाले हो गए। इसी तरीके से फुटबॉल खिलाड़ी में सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी में दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। गोल्फ की बात करें, टाइगर वुड्स बहुत प्रसिद्ध है और अर्जुन अटवाल जो है गोल्फ में यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लॉन टेनिस की यदि हम लोग बात करें, महेश भूपति और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस में इन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल है। टेबल टेनिस की बात करें, स्मिता देसाई और संजय घोरपड़े जो है ये टेबल टेनिस में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार जो है तेज गेंदबाज, चेतेश्वर पुजारा, आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं, सभी का फेवरेट है, ये सारी चीजें पता ही होगी आपको। MS धोनी, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, मुरली विजयन और अजिंक्य रहाणे जो है ये हमारे क्रिकेट में प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारे कुछ प्लेयर्स हो गए जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, बहुत सारे अवार्ड, सम्मान, पद्मश्री, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न जीत रखे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर खेल से आगे बढ़ते हुए योग की तरफ मूव करेंगे। योग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जब एक से ज्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना यहाँ पर विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह में खेले जाने वाले खेल जो है इंडोर गेम्स यहाँ पर कहलाते हैं, राइट। और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स की बात हो गई। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत ही ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले मैदानों के बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते हुए भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं। आजकल लोक स्वास्थ्य के बारे में भी काफी जागरूक है, इसी के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है हमारा योग भी। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर योग को जान लेते हैं कि योग से क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। कुछ यहाँ पर योग के आप देख लेते हैं, योग कितने प्रकार के होते हैं। ताड़ासन होता है, पद्मासन होता है, पवन मुक्तासन होता है और सूर्य नमस्कार जो पूरी 12 स्टेज में कंप्लीट होता है और सबसे आसान माना जाता है इसे, वो कौन सा है? हमारा सूर्य नमस्कार है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। अभी आपसे पूछा जाता है कि जो अष्टांग योग नियम है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये टोटल 8 है।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। कंसंट्रेशन पावर हमारी यहीं से बढ़ती है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। योग किसमें सहायक होता है? ऑप्शन 1 शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक और ऑप्शन डी होगा आपका ये सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि योग से इन सभी का विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता ही है बच्चे का। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। एक आपसे ये हो सकता है कि अष्टांग में कौन कौन सी चीजें आती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आती है। और ये कितने तरीके से हो सकता है? ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार, ये हमारे योग के प्रकार में आते हैं। ठीक है। खेलो खेल, करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं, बीज के बारे में देख लेते हैं। बीज बना पौधा। तो अब आपसे यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कुछ शॉर्ट समरी के रूप में देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर आपको दिए गए खाद्य पदार्थ और इधर सामने दिए गए कि इन पौधों का कौन सा भाग जो है आप भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। चावल का आप कौन सा भाग खाते हैं? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गाजर का कौन सा? बाजरा का कौन सा? मूली और प्याज का कौन सा भाग यहाँ पर खाया जाता है? आपके पास ये 15 सेकेंड आपको सोचना है कि क्या क्या आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस चीज का हम लोग कौन सा भाग यहाँ पर सेवन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस चीज का कौन सा भाग यहाँ पर खाया जाता है? चावल का हम लोग बीज खाते हैं, सेब का पूरा फल खाया जाता है, असत्य फल के रूप में जाना जाता है, गाजर की जड़ खाई जाती है, बाजरा का बीज, मूली की जड़ और प्याज की भी यहाँ पर हम लोग जड़ ही खाते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि नाम, पौधे का नाम दिया हुआ है, ये किस चीज से बनता है? पौधे का भाग जिससे ये बनता है। आलू का निर्माण कैसे होगा? आलू का निर्माण उसके तने से होता है। मनी प्लांट का निर्माण कैसे होता है? उसके तने से होता है। पुदीना कैसे उगता है? पुदीना उसकी जड़ से उगता है। गुलाब को आप तने से भी उगा सकते हैं, चमेली को आप तने से भी उगा सकते हैं और पत्थर चट्टा को पत्ती से उगाया जाता है। पत्थर चट्टा का जो लीफ होता है, पत्ती होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है और इसी पत्ती पर वापस से नई पत्तियां उगना स्टार्ट हो जाती है। तो पत्थर चट्टा का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, मनी प्लांट तना, पुदीना जड़, गुलाब तना और खाया जाता है। यानी कि यह किससे बनता है, मतलब पौधा किससे निर्मित होता है, पत्थर चट्टा किससे निर्मित होता है? पत्ती से। इसका क्वेश्चन आपसे अभी एग्जाम में पूछा हुआ है। पत्थर चट्टा जो है किस भाग से बनता है? जड़ से बनता है, तना से बनता है, पत्ती से बनता है। तो पत्थर चट्टा का निर्माण इसकी पत्तियों से ही होता है। अभी इसका एक पिक्चर भी हम लोग देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यदि आपने पत्थर चट्टा को नहीं देखा है तो। अब हम लोग बात करते हैं विदेशों से आए हुए पौधों के बारे में कि कौन से पौधे भारत के हैं और कौन से पौधे भारत के बाहर से आए हैं। तो व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधे व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और इस तालिका के माध्यम से आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। जैसे चाय की यदि बात की जाए तो चाय कहाँ से आई है? चीन यानी कि एशिया का ही हिस्सा है। कॉफी अफ्रीका से आई है, भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी यूरोप से आई है और मटर हमारा यूरोप से आया है। हमने वो एक कहानी पोयम पढ़ी थी ना, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको बताई हुई थी कि लाइक चाय चीन एशिया से आई है, कॉफी अफ्रीका से, भिंडी अफ्रीका से, गोभी यूरोप से और मटर भी कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के, जो कलकत्ता शहर है जिसे पहले कोलकाता बोला जाता था, उस एक बगीचे में लगाया था। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए थे और अनावश्यक रूप से ये भारत में फैल गए थे। लेंटाना तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत झाड़ियों में और इस तरीके से अनावश्यक रूप से उग जाता है। अभी हम लोग इसका इमेज भी देख लेंगे यदि आपने नहीं देखा है। यूकेलिप्टस को आप जानते हैं किस तरीके का पौधा है और गाजर घास को भी आपने देखा ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको इमेज के थ्रू भी समझ लेंगे। और आप यहाँ पर देखना चाहे तो इसमें आप देख सकते हैं टेबल फॉर्म में चाय चीन एशिया, कॉफी अफ्रीका, भिंडी अफ्रीका, गोभी यूरोप, मटर यूरोप, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से आया, गाजर घास हमारी उत्तरी अमेरिका से और लेंटाना का जो पौधा है वो दक्षिणी अमेरिका से आया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा यूकेलिप्टस है। इस तरीके से ये लेंटाना का पौधा होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, और ये हमारी होती है गाजर घास, इस तरीके की दिखती है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये नहीं देखा है आप अच्छे से देख सकते हैं, आपके घर के आसपास ही कहीं दिख जाएंगे आपको ये सारे पौधे। ओके,
चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, यानी कि हम लोग पेडागोजिकल पॉइंट देख लेते हैं कि हमें इन चीज़ों को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कक्षा में बालकों से एकत्र दानों पर चर्चा करके, क्योंकि हम लोगों ने पूरा यहाँ पर बीज वगैरह के बारे में देखा है, तो जितने भी बच्चों को करवाए गए होंगे एक्सपेरिमेंट, जैसे किसमें करवाया गया था कि चने का अंकुरण बच्चे को बताया जाए, आलू तने से किस प्रकार से उगता है ये बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए। तो जितनी भी चीजें हैं बालकों से क्या करना है, जितने भी बच्चों ने दाने कलेक्ट करे उस पर चर्चा करके सभी की समझ विकसित करें। बीज के द्वारा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, बीजों का उपयोग खाने के काम में लिया जाता है और विशेष परिस्थितियों में ही बीजों का अंकुरण होता है, जैसे हवा, पानी, नमी, मिट्टी, इनकी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें बच्चों को यहाँ पर समझानी होगी। अंकुरित बीज खाओ, स्वस्थ बनो, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 13 अक्टूबर 2014 या फिर 12 अप्रैल 2015 को। तो देखो ये चीज तो हमें पता है कि स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के दिन ही स्टार्ट किया होगा, यानी कि 2 अक्टूबर तो ठीक है। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट हो जाता है। एक ऑप्शन बचता है ए और बी। तो अब ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2015 ये स्टार्ट हुआ था हमारा 2014 में, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर के दिवस को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर कंप्लीटली राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से खेल जो है मैदान के अंदर खेले जाते हैं, यानी कि आपसे यहाँ पर बात हो रही है आउटडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे गेम्स हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। बंद कमरे यानी कि इंडोर गेम्स की आपसे यहाँ पर बात हो रही है, बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी, जो हमारा लेडर वाला गेम होता है, स्नेक लेडर वाला, ये सारे हम लोग बंद कमरे में यहाँ पर खेलते हैं। ओके, चलिए अब कुछ क्विज करते हैं। निम्नलिखित में से किस मैदान में खेले जाने वाले खेलों का समूह, यानी कि आउटडोर गेम्स का आपको समूह बताना था। शतरंज, कबड्डी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, शतरंज, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, या बैडमिंटन, शतरंज और हॉकी। हमें पता है शतरंज एक ऐसा गेम है जो बैठकर खेला जाता है, मतलब इंडोर गेम्स की कैटेगरी में आता है। तो ये ऑप्शन आप कट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें शतरंज है, दूसरे में भी शतरंज है और फोर्थ वाले में भी शतरंज है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से बंद जगह या कमरे में खेले जाने वाले खेल समूह, यानी कि इंडोर गेम्स की आपसे बात हो रही है। इंडोर यानी कि जो घर में खेले जाने वाले, कबड्डी और दौड़ नहीं होगा, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज नहीं होगा, क्रिकेट, हॉकी, कैरम नहीं होगा, शतरंज, कैरम और सांप सीढ़ी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से घर या आंगन में बैठकर खेले जाने वाले खेल का समूह क्या हो सकता है? घर के अंदर बैठने वाले वही इंडोर गेम्स, हॉकी, कुश्ती, गुल्ली डंडा नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉकी और कुश्ती और गिल्ली डंडा घर के अंदर नहीं खेले जा सकते। पतंगबाजी, चोपड़े और पकड़ा पकड़ी, चोपड़े, सी बकरी, चरभर या फिर मारदड़ी, तीरंदाजी या फिर बैडमिंटन। तो आंसर क्या होगा आपका? ये आप बैठकर खेल सकते हैं, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है चौपड़, सी बकरी और चरभर गेम जो होता है आप इसे घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं, क्योंकि ये गेम भी हमारे आउटडोर में आ जाएंगे और ये वाला गेम जो है ये भी हमारा आउटडोर में आ जाएगा, राइट। आप इसे घर के अंदर बैठकर नहीं खेल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा योग से संबंधित है। प्रश्न ये पूछ रहा है, पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग के 3 अंगों का समूह क्या है? जो पतंजलि ऋषि ने जो अष्टांग की बात करी है, हमारे 8 अलग अलग प्रकार के नियम बताए हैं, उसमें इन 3 अंगों का समूह क्या बन रहा है? आसन, प्राणायाम और तीरंदाजी बन रहा है, यम नियम और लंबी कूद बन रहा है, यम नियम और आसन बन रहा है, ध्यान, समाधि और दौड़ बन रहा है। देखो ये दौड़, लंबी कूद और तीरंदाजी ये तो हमारे गेम की श्रेणी में आते हैं, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? यम, नियम और आसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वो 8 में से 3 टाइप आपसे यहाँ पर इस तरीके से गेम को जोड़ जोड़ कर पूछ लिया, तो आपको बस वो 8 नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। 7 खिलाड़ी इसके अंदर होंगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में हमारे टोटल 12 स्टेप्स होती है, 1 बाय 1 करके। एक सूर्य नमस्कार के कंप्लीट करने में हमें 12 स्टेप को फॉलो करना होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हमारे नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नव युवकों को बलवान बनाने की बात कही गई थी, तभी हम लोग इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का योगासन है? ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है या फिर ये सभी? तो ये सारे हमारे योग की श्रेणी में आते हैं। इसमें आप सूर्य नमस्कार को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी हमारा किसके अंदर आता है? योगासन की श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और नव युवकों वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके,
21 जून को हम लोग हर साल योग दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। आई थिंक आपने साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे ताकि जब भी आपका टेस्ट होगा आप जल्दी से उसको रिवाइज करके अपने टेस्ट में 30 से 30 स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM लाइव। तो वो सेशन आप डेली ज्वाइन करिए। 6 AM आपका डेली सेशन हो रहा है। और कल नाइट में जो टेस्ट हुआ था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उस टेस्ट को जाकर देख सकते हैं। PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए आप कर सकते हैं 7770803840। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और CDP की कंप्लीट बैच अभी 25 से स्टार्ट हो रही है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।